हे गाइस व्हाट्सअप आई एम शालिनी वेलकम टू बंसल ट्यूटोरियल। सो गाइस यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 की एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की बेसिकली। तो चैप्टर 1 to 10 हमने डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका चैप्टर 11। ये चैप्टर 11 का पहला पार्ट है। गाइस आई होप आप लोगों ने चैप्टर 10 तक देख लिया था। वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर देख लेना। अगर नहीं देखा हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको लिंक अगर नहीं मिल पा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप डायरेक्ट बंसल ट्यूटोरियल के साइट पे भी जाके देख सकते हो। वहाँ पे हिस्ट्री की प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी की, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि अभी तक हमने क्या चीज़ें डिस्कस की है। हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था ट्रेडर, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। उसमें हमने बात किया था कि हमें अर्ली एरा के बारे में ट्रेडर्स के द्वारा जो भी चीज़ें लिखी हुई है उससे हमें पता लगता है कि वो किस किस जगह पे गए थे, वहाँ पे उन्होंने क्या डेवलपमेंट देखी थी और क्या चीज़ें वहाँ पे हो रही थी। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्या करी है, लिख करके छोड़ी है उस जगह के बारे में। तो हमें उससे पता लगता है उनके लिखावट से कि हाँ ये चीज़ें हुई होगी। फिर हमने कोस्टल साइड की बात की थी, जो कि कोस्टल साइड पे जो भी चीज़ें, जो भी किंगडम्स उभर कर आती है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सी से इनका ट्रेड हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट जगह से, इस वजह से। फिर हमने बात की थी रोमन एम्पायर की, कि रोमन एम्पायर से आपका इंडिया में लोग आया करते थे। क्यों आते थे? तो भाई तो वो आते थे इधर वाले पोर्ट पे। इस पोर्ट का क्या नाम था वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इस पोर्ट पे आते थे क्योंकि पेपर उनके यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड में था। पेपर को वो लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते थे, इसके बारे में हमने देखा था। फिर चाइना के जो लोग हैं वो सिल्क रूट को टॉप सीक्रेट बना के रखते हैं। सिल्क रूट को नहीं, सिल्क को, कि सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है इसको वो लोग सीक्रेट बना के रखते हैं। काफ़ी टाइम तक लोगों तक पता नहीं चलने देते हैं कि सिल्क का प्रोडक्शन कैसे हुआ है। वैसे भी चाइना की आदत है हर चीज़ों को सीक्रेट मेंटेन करके रखना, तो वो अभी की आदत नहीं है, पुराने टाइम से ऐसा चलते आ रहा है। फिर भी लोगों को पता लगता है सिल्क के बारे में, सिल्क के प्रोडक्शन के बारे में। तो आज के टाइम में हम क्या कर सकते हैं, सिल्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं अपने जगह में भी। इंडिया में सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर हम बात करते हैं कि सिल्क रूट के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि बहुत सारे लोग बुद्ध के बारे में जानने के लिए अर्ली एरा में क्या आते हैं, चाइना से इंडिया भी आते हैं। तो कौन कौन से आए थे हमने उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखा था कितना वो खतरों से खेल के आते हैं इंडिया, क्योंकि उस समय इतना ज़्यादा मैकेनाइज बोट नहीं हुआ करते थे, हमारे पास नेविगेशन सिस्टम नहीं था, अच्छा गूगल मैप नहीं हुआ करता था। तो लोग ट्रेड विंड का सहारा लेते थे, साउथ वेस्ट मानसून का सहारा लेते थे। तो ये सारी बातें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि वो आपका जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लेना। फिर हमने भक्ति के बारे में बात किया था कि भक्ति की शुरुआत हो जाती है, लोग ऐसा समझने लग जाते हैं कि जिस भी फॉर्म में वो भगवान की पूजा करेंगे, जिस भी डाइटी की पूजा करेंगे, वो फॉर्म में डाइटी उनके पास आ जाएंगे। तो जैसे इसी वजह से ये जो आइडिया था बहुत पॉपुलर हुआ। आज हम जो मूर्ति देखते हैं हमारे पास है, इतनी सारी मूर्तियाँ, दुर्गा की अलग मूर्ति है, शिव जी की अलग मूर्ति है, हर चीज़ों की अलग, हर एक भगवान की अलग मूर्ति है हमारे पास। वो जो प्रचलन था वो भक्ति से शुरू हो गया था, इसी एरा से शुरू हो गया था, जिसके बारे में हमने बात की थी। भक्ति की अगर बात करें तो भक्ति एक 2 वे रिलेशनशिप होता है, जहाँ पे लोग अपने भाग्य को डाइटी के भाग्य से जोड़ देते हैं कि जिस भी डाइटी की पूजा कर रहे हैं सब वो संभाल लेंगे, बस अभी हम काम करते जाएं, आप ऐसा समझ सकते हो। तो भक्ति की शुरुआत हो गई थी तब से। और जो आज जो मूर्तियां हैं बेसिकली उन इस मूवमेंट की वजह से, इस भक्ति की वजह से ही आज हमें इतनी ब्यूटीफुल मूर्तियां देखने को मिलती है। तो वहाँ हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में भी डिस्कस किया था, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। तो आप वो सारे लेक्चर्स देख लेना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक मिल जाएगा। और ये लेक्चर देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो पर्सनली, अगर मुझसे कनेक्ट रहना चाहते हो तो। और अगर जो इस चैनल पे पहली बार आ रहा है वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट हम एक बार टाइमलाइन डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, ताकि आपको चीज़ों को और क्लियर कर पाओगे, आप कंफ्यूज नहीं होगे। 0 हमने क्राइस्ट एरा की बात की थी। क्राइस्ट एरा के आपके
इस साइड पे एनो डोमिनी होता है और आपकी सीई होता है, क्राइस्ट एरा होता है। और इधर होता है आपका क्या होता है, बीसी, बिफोर क्राइस्ट एरा। जीरो के इस साइड हम जीरो के पास जा रहे होते हैं, इधर हम जीरो से दूर जा रहे होते हैं। यहाँ हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं, 1 2 3 ऐसे बढ़ते हैं। यहाँ हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं, 3 2 1। फिर हमने सबसे पहले बात की थी आपकी किस चीज़ के बारे में, तो आपके बात किया था हमने आपका स्टोन एज के बारे में। तो स्टोन एज में हमने देखा था, स्टोन एज जो चला था वो 2 मिलियन से कुछ 10,000 बीसी तक चला था। आप देख सकते हो हम जीरो के पास जा रहे हैं, 2 मिलियन से 3 मिलियन में नहीं गई। यहाँ पे 2 मिलियन से हम कहाँ जा रहे हैं, 2 मिलियन से जा रहे हैं 10,000 जा रहे हैं, ना कि 3 मिलियन। नेक्स्ट जब हम बात करें तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन जो सभ्यता उभर कर आती है। सिविलाइजेशन क्या होता है, तो सिविलाइजेशन एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर छोटे छोटे आपके कल्चर आ जाते हैं। हमने इसके बारे में बात की थी जब हम इंडस सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। फिर नेक्स्ट हमने देखा था इंडस सिविलाइजेशन कब से कब तक चलता है, तो इंडस सिविलाइजेशन कुछ 2500 से आपका 1750 बीसी तक चलता है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था आपका। फिर नेक्स्ट हमने बात किया था हड़प्पा के बारे में कि हड़प्पा पहली ऐसी जो सभ्यता है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें खोजने को मिलती है। हड़प्पा सिटी पहली सिटी है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ढूंढा गया, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। फिर हमने बात किया था आपका वैदिक पीरियड के बारे में। जब हमने वैदिक पीरियड के बारे में बात किया था तो वैदिक पीरियड आपका जो टाइम पीरियड चला था वैदिक पीरियड का वो 1500 से 600 बीसी तक चला था। वैदिक पीरियड क्या हुआ था, दो पार्ट में वैदिक पीरियड को डिवाइड कर दिया गया था। पहला पार्ट जो वैदिक पीरियड का था वो आपका था बिफोर आपका पहले सिर्फ वैदिक एरा था, फिर आपका अर्ली वैदिक एरा ये हो जाएगा बेसिकली। और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे ये लेटर वैदिक पीरियड होगा आपका। जो आपका अर्ली वैदिक पीरियड है वो आपका चला 1500 से कुछ 1000 बीसी तक चला, और आपका लेटर वैदिक पीरियड जो चला वो 1000 से 600 बीसी तक चला। ओके, देख रहे हो हम यहाँ बीसी जा रहे हैं, एडी नहीं जा रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका कि महाजनपद उभर कर आए, जिसमें आपके 16 महाजनपद के बारे में बेसिकली हमने डिस्कस किया था, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट आपके मगध और वज्जी के बारे में बात किया था, जो बहुत ही पावरफुल किंगडम के रूप में आपके सामने उभर कर आए थे। हमने देखा था इसके बारे में। इसका जो टाइम पीरियड चला था वो 600 से कुछ चला था 325 बीसी तक चला था। फिर हमने बात की थी कि महाजनपदा के बाद जो आता है उभर के किंगडम वो आता है मौर्य एम्पायर। बहुत ही पावरफुल एम्पायर था जिसमें अशोक रूलर भी आते हैं, और ये जो टाइम पीरियड चला था वो 322 से 185 तक चला था। ये 185 भी आपका बीसी है, ये आपको ध्यान रखना है। आप देखो हम जीरो के पास जा रहे हैं, 322 से 323 नहीं गए बल्कि 185 जा रहे हैं। फिर हमने बात किया था अशोक के मृत्यु के बाद, अशोक के मरने के बाद जो रूलर्स आए वो उतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। उनके पावरफुल ना होने की वजह से क्या हुआ, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हो गया। पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन हुआ, सबसे पहले सुंग डायनेस्टी की शुरुआत हुई जहाँ पे मगध एम्पायर था। तो आपका जो मौर्य एम्पायर के पास सुंग एम्पायर आया। फिर हमने और भी डिफरेंट जो एम्पायर्स आए हर जगह पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन की वजह से, राजनीतिक विघटन की वजह से, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसमें हमने फिर बात की थी जो आपका पोस्ट मॉडर्न टाइम है वो आपका चलेगा 185 से 319 एडी तक। अब यहाँ से आपकी कहानी चेंज हो जाएगी। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 185 बीसी है और 399 एडी है। मतलब अब क्या है, अब हम ज़ीरो के इस तरफ आ चुके हैं, हम अब ज़ीरो के बाद आ चुके हैं। तो अब आपकी यहाँ से जो काउंटिंग चलेगी वो आपकी नॉर्मल काउंटिंग चलेगी। तो इस टाइम पे क्या छोटे छोटे किंगडम्स आपके उभर कर सामने आएंगे, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके थे, जिसमें चोला चेरा पांड्य आए थे आपके साउदर्न साइड में, नॉर्थ ईस्ट साइड में काफ़ी सारे फॉरेन रूलर्स आए थे आपके, साउदर्न साइड में वकाटाका आए थे, सातवाहना आए थे यहाँ पे आपके। तो इन सब बारे में डिस्कस करे थे। और आज हम बात करेंगे गुप्ता एम्पायर के बारे में, जो कि आपका 319 से 540 एडी तक चलेगा। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। देखिए हम एडी में आ चुके हैं, नॉर्मल काउंटिंग हो रही है, 19 से 20 जा रहे हैं, 319 से 540 जा रहे हैं, ना कि 319 से 318 जा रहे हैं जो हम इस साइड जा रहे थे।
तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका प्रशस्तीज। प्रशस्तीज क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। समुद्रगुप्त की हमें बहुत सारी प्रशस्ति मिली है जिससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में पता लगता है, वो देखेंगे। जीनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करेंगे, जो डिफरेंट रूलर्स आए थे उनके साथ में। समुद्रगुप्त के बाद में कौन सा रूलर आया, उसके बाद कौन सा रूलर आया, गुप्ता ही एम्पायर में कितने रूलर्स आए उसके बारे में हम देखेंगे। विक्रम संवाद की जो शुरुआत हुई थी गुप्ता पीरियड में हुई थी और किसने शुरू किया था इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हर्षवर्धन और हर्षचरित्र के बारे में बात बताएंगे। फिर पल्लवा, चालुक्य और पुलकेशिन प्रशस्ति हमें मिली है जिससे हमें इन सब एम्पायर के बारे में पता लगता है। तो इन सब के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप पल्लवास की बात करो तो पल्लवास आपका साउदर्न साइड में ही, इधर आपके पल्लवास, चालुक्य, पुलकेशिन सब साउदर्न साइड में ही आए थे। चालुक्य आपकी कर्नाटका रीजन में क्या करते थे, रूल किया करते थे। पल्लवास कर्नाटका के डाउन साइज में रूल करते थे। डाउन साइज बोले तो इधर में रूल करते थे, ये यहाँ रूल करते थे चालुक्य। अब पल्लवास यहाँ पे रूल किया करते थे। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि हाउ वेयर द किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेटेड। किंग को एडमिनिस्ट्रेटेड, किंगडम्स जो भी थे उभर कर आए थे उनको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता था। गुप्ता एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन का एम्पायर था वो कैसा था। तो पहली बार आपका सेंट्रलाइज की जगह पे क्या था, आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम की शुरुआत हो गई थी गुप्ता एम्पायर में। न्यू किंगडम ऑफ आर्मी के बारे में यहाँ जानेंगे। साउदर्न किंगडम जो था, असेंबलीज जो साउदर्न किंगडम में ऑर्गेनाइज किए जाते थे उसके बारे में देखेंगे। ऑर्डिनरी पीपल जो थे किंगडम में वो कैसे क्या रहा करते थे उन सब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन कि प्रशस्ति क्या होता है। तो अगर हम प्रशस्ति के बारे में बात करें तो प्रशस्ति का जो है वो संस्कृत टर्म है जिसका लिटरली मीनिंग है इन प्रेज ऑफ, किसी की प्रशंसा में कुछ कहना, कुछ बोलना, कुछ लिखना। तो हमने बात किया था इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, इंस्क्रिप्शन होता है किसी भी हार्ड सरफेस पे कुछ चीज़ों को लिखवाना। तो या तो वो मेटल होगा, या आपका मेटल होगा ये, या आपका स्टोन होगा, ऐसे ही कुछ हार्ड सरफेस पे लिखवाना। बेसिकली हमें मेटल और स्टोन पे ही सब कुछ लिखे हुए मिले हैं। लेकिन अभी तक जो हम इंस्क्रिप्शन देख रहे थे अशोका के टाइम में और भी सब इंस्क्रिप्शन की जब हमने बात की थी, वो इंस्क्रिप्शन नॉर्मल इंस्क्रिप्शन थे। कुछ ऑर्डर्स लिखवाए गए थे किंग्स ने जिससे कि प्रजा को उनके ऑर्डर के बारे में पता लग सके, और भी चीज़ें लिखवाई गई थी। लेकिन जो समुद्रगुप्त का जब शासनकाल आता है, गुप्ता एम्पायर आता है, तो एक नए तरह के हमें इंस्क्रिप्शन नज़र आते हैं जिसको हम प्रशस्ति बोलेंगे, जो कि सिर्फ प्रशंसा में लिखे गए। देखो प्रशस्ति से ही समझ में आ रहा है, प्रश से ही समझ में आ रहा है प्रशंसा, तो प्रशंसा में लिखे गए ये सारे पिलर, उसकी प्रेज में लिखे गए, गुणगान में लिखे गए। तो ये समुद्रगुप्ता का जो इंस्क्रिप्शन है वो हमें वो जो है वो बहुत लंबा इंस्क्रिप्शन मिला है जो कि आपका क्या किया गया है, इंस्क्राइब किया गया है आपका अशोकन पिलर पे, जो कि इलाहाबाद में है। तो इलाहाबाद का अभी का नाम है प्रयागराज। तो प्रयागराज में हमें अशोकन पिलर मिले हैं जिसमें समुद्रगुप्ता के बारे में हमें पता लगता है। वी नो अबाउट समुद्रगुप्ता फ्रॉम ए लॉन्ग इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड ऑन अशोकन पिलर। मतलब अशोका ने जब अपने बारे में किसी पिलर पे लिखवाया इलाहाबाद के, तो मतलब उसी के नीचे समुद्रगुप्ता ने भी अपने बारे में लिखवाया। तो उस इंस्क्रिप्शन से उनके बारे में हमें पता लगता है। और ये लिखा किसके द्वारा गया था, कंपोज किया गया था काव्य, कविता लिखने वाले पोइट के द्वारा किया गया था, कविता के फॉर्म में, जो हरिसेना ने किया था, जो कि पोइट थे समुद्रगुप्ता के ये शासनकाल में, उनके कोर्ट में पोइट थे ये बेसिकली। और प्रशस्ति जो है वो हमें वे कंपोज फॉर द रूलर, और भी रूलर्स के लिए प्रशस्ति लिखा गया है। जैसे हमने बात किया था गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी के बारे में अपने लास्ट लेक्चर में, जो वकाटाका किंग होते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट किंग हैं ये वकाटाका के। इनके जो इंस्क्रिप्शन है इनकी माता के द्वारा करवाया गया था। देखो नाम ही था उनका गौतमीपुत्र, तो गौतमी उनकी माता का नाम था, तो उनकी माँ के द्वारा उनके बारे में इंस्क्राइब कराया गया था। तो वकाटाका किंग के बारे में भी बहुत सारी प्रशस्ति मिलती है हमें, जो उनकी प्रशंसा में करवाई गई थी। अब अगर हम बात करें समुद्रगुप्ता प्रशस्ति की, तो समुद्रगुप्ता प्रशस्ति हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताती है। ये हमें ये दर्शाता है कि जो पोएट थे वो
किंग के लिए बहुत सारे फैंसी टर्म्स का इस्तेमाल किया करते थे। देखिए पहले के टाइम में क्या होता था, जो पोइट थे जितने ज़्यादा फैंसी टर्म का इस्तेमाल करेंगे, अट्रैक्टिव टर्म का इस्तेमाल करेंगे, उनकी प्रशंसा में जितने ज़्यादा बोलेंगे, उनको क्या होगा, उनको उतना ही अच्छा औहदा दिया जाएगा, उनको उतने अच्छे पैसे दिए जाएंगे। तो हर चीज़ों में उनका क्या बढ़ावा होता था मॉनेटरी टर्म में। तो पोइट क्या करते, नंबर्स ऑफ फैंसी टर्म्स लेके आते थे ताकि वो रूलर्स को अप्रेज कर सकें, फिर रूलर्स उनको क्या करें, मॉनेटरी टर्म में बढ़ाए, अच्छा औहदा दे। तो पर समुद्रगुप्त की अगर बात करें तो गुप्ता एम्पायर में बेसिकली ऐसे ही रूलर्स आए जो कि ये सब टर्म के आप कह सकते हो, ये भागीदारी, मतलब इन सब टर्म के लिए टर्म उन पे सूट करता था, सिर्फ फर्जी टर्म उन पे नहीं लिखा गया था, ये सब टर्म उनको उनकी पर्सनालिटी को सूट करता था। तो पोइट प्रेज में लिखते हैं किंग के बारे में, क्या लिखते हैं, ये एज ए वॉरियर, ये एक वॉरियर है, योद्धा है जो बहुत सारे बैटल्स जीतता है, बहुत सारी लड़ाइयाँ जीता है, और इसको जो दर्जा दिया गया है, इसको जो औहदा दिया गया है, पोजीशन दिया गया है, वो इक्वल टू गॉड दिया गया है, भगवान के समान इनको भगवान के समान इनको क्या दिया गया है, औहदा दिया गया है, इक्वल इम्पोर्टेंस दिया गया है। और प्रशस्ति जो है वो बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस में लिखे जाते थे। फिर एक चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है समुद्रगुप्ता वॉरियर के बारे में, ये लिखा गया है कि उनके जो बॉडी जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, चार्मिंग थी। और वो चार्मिंग कैसे थी, तो चार्मिंग इसलिए थी क्योंकि बहुत सारे ब्यूटीफुल मार्क्स थे उनकी बॉडी में। और मार्क्स को, जो ब्यूटीफुल मार्क्स हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो ये ब्यूटीफुल मार्क्स हैं वो कोई चीज़ें टैटू वगैरह नहीं करवाया उन्होंने अपने बॉडी में। वो किस चीज़ के हैं, तो बैटल में जो लड़ाई करने जाते थे, वहाँ पे जो लड़ते थे वो अपने अपोजिट पार्टी से, उनके द्वारा जो उनको घाव दिए जाते थे एक्सेस से या डिफरेंट औजारों से, उनके जो घाव के जो निशान उनके बॉडी में रह जाते हैं वो उनके बॉडी को ब्यूटीफुल बनाता है। अभी के टाइम में तो किसी को मार्क हो जाए बॉडी में तो वो परेशान हो जाएगा, डॉक्टर के पास दौड़ेगा कि ये मार्क कैसे हटाया जाए। लेकिन आप देख सकते हो पहले के टाइम में जो किंग थे उनके लिए ये बहुत ही प्रशंसनीय बात होती थी कि मेरे बॉडी पे मार्क्स है, बैटल फील्ड में लड़ाई जो हमने किया है उससे जो मार्क्स आए हैं वो उनके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात थी, और उनकी बॉडी को चार्मिंग बनाती थी वो। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके, ये मैप हमें एनसीईआरटी में मिला है, वो उस मैप में जो है ये हमें प्रशस्ति के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और जो ये प्रशस्ति है ये इसमें हरी सेना ने बेसिकली इस जो प्रशस्ति में हरी सेना में 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूलर के बारे में बताया है। जो समुद्रगुप्ता की जो पॉलिसी थी इन रूलर के लिए, वो सारी चीज़ें इस प्रशस्ति में डिस्क्राइब किया गया है। तो बेसिकली ये जो प्रशस्ति है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि समुद्रगुप्ता की जो पॉलिसी थी टुवर्ड्स जो अपने 4 जो रूलर्स थे उनके तहत उनके लिए जो पॉलिसीज़ उनके द्वारा बनाया गया था ये उसको बताता है, और ये लिखा गया है आपके हरी सेना के द्वारा। तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे आर्यवर्त की। जो रूलर थे आर्यवर्त, ये जो हो गए आपके ग्रीन से जो शेड किया हुआ जो एरिया है वो आर्यवर्त हो गए। यहाँ पे क्या थे, बेसिकली 9 रूलर्स थे। हेयर देयर आर 9 रूलर्स हु वेर अपरूटेड एंड द किंगडम वेर मेड एज ए पार्ट ऑफ समुद्रगुप्ता एम्पायर। ये जो थे यहाँ पे क्या 9 रूलर्स थे जिनको उखाड़ के फेंक दिया गया, आप ऐसा कह सकते हो, या उनको हटा दिया गया किंगडम से, और उसको समुद्रगुप्त ने अपने एम्पायर के अंदर मिला लिया, गुप्ता एम्पायर के अंदर मिला लिया। अब हम बात करेंगे दक्षिण पथ की। अगर दक्षिण पथ की बात करो तो यहाँ पे 12 रूलर्स हुआ करते थे, और उसका जो है वो रेड डॉट से देखो आपका मार्क किया गया है। दक्षिण पथ हो गया दक्षिण साइड वाला एरिया, मतलब साउदर्न साइड वाला एरिया। तो इसके जो कैपिटल्स है वो मार्क किए गए रेड डॉट से। तो इन लोगों ने समुद्रगुप्त के डर से ही जब ये डिफीट हो गए, जब ये इन्होंने लड़ाई किया और ये हार गए, तो अपने आप को सरेंडर कर दिया समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त ने इन पर दया भावना दिखाते हुए क्या किया, इनको रूल उनके सामने दे दिया कि भाई आप इस पे रूल करो, और लेकिन ये अंडर रहेंगे समुद्रगुप्त के, लेकिन ये रूल कर सकते हैं अपने जगह पे। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने जगह पे खुद से रूल किया। समुद्रगुप्त ने जीतने के बाद इनको अपना किंगडम वापस कर दिया। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं बात करेंगे आपका जो चौथा है वो है, इसमें लगता है एक स्लाइड आपकी रह गई है तो हम एक बार बात कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे ही। ओके हाँ,
तो ये जो है नेक्स्ट जो स्लाइड है जो हम बात करेंगे, इनर सर्किल ऑफ नेबरिंग स्टेट इंक्लूडिंग, क्या है इंक्लूडिंग आपका असम वाला एरिया हो गया, नेपाल वाला एरिया हो गया, एंड नंबर ऑफ जनसंघ इन द नॉर्थ वेस्ट साइड में जनसंघ थे जो कि पर्पल से दिखाए गए हैं। ये क्या करते थे, ट्रिब्यूट लेके आते थे, मतलब इन पे कोई फोर्स नहीं किया गया था कि इनको कुछ टैक्स देना है या फिर कुछ चीज़ें देनी है राजा को, लेकिन अपने मन से ही ये राजा को ट्रिब्यूट लेके आते थे और इनके ऑर्डर को फॉलो करते थे, समुद्रगुप्त के ऑर्डर को फॉलो करते थे ये लोग। और क्या करते थे, इनके कोर्ट में भी अटेंड होते थे, मतलब हाजिरी लगाते थे होंगे उनके कोर्ट में भी, ताकि ये उनको परेशान ना करे समुद्रगुप्त। तो इस वजह से ये सब जो रूलर्स हैं ये भी इनके अंडर ही थे, आप ऐसा समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं जनसंघ की। तो जनसंघ के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जन मतलब होता है नॉर्मल पीपल, ऑर्डिनरी पीपल, और संघ मतलब होता है एसोसिएशन। तो मतलब क्या हुआ, नॉर्मल पीपल का एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन। तो यही यहाँ पे हो गया कि ये जो नेबरिंग स्टेट हैं आपका असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल, और बहुत सारे जो ऑर्डिनरी पीपल का संघ था बेसिकली, वो सब भी इनके अंडर ही आता था, इनको ट्रिब्यूट देता था ताकि वो उन पे हमला ना करे समुद्रगुप्त बेसिकली। अब हम रूलर्स की बात करेंगे जो कि आपके ब्लू में दर्शाया गया है, जैसे जैसे ये ब्लू है ये है। तो हमने जो ये सब क्या थे, डिसिडेंट थे कुषाण के और साका के, और जो ये रूलर थे श्रीलंका के, उन्होंने भी अपने आप को सबमिट किया था समुद्रगुप्त को। जो कि कैसे सबमिट किया था, तो अपनी बेटी का विवाह करा के क्या किया था, सबमिट कर दिया था अपने आप को। तो पहले जैसा कि आपको पता है, जैसे हमने बात किया था कि पहले के रूलर्स भी शादी करके क्या करते थे, मैट्रिमोनियल अलाइंसेस बढ़ा करके अपने किंगडम्स को बढ़ाया करते थे। क्योंकि मैट्रिमोनियल अलाइंस हो गया तो ये किंगडम जिससे भी शादी हुई है वो किंगडम तो उस पर करेगा नहीं है हमला, तो इस तरह से वो किंगडम दोनों दोस्त हो जाएंगे। तो इस तरह से लोग अपने किंगडम्स को बढ़ाया करते थे पहले के एरा में। अगर आप कुषाण और शाखा की बात करो तो हमने जब अशोका पोस्ट मॉडर्न एम्पायर के बारे में बात किया था, तो हमने बात किया था कि यहाँ वाला जो एरिया है वो भी पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेट होता है और यहाँ पे फॉरेन रूलर्स रूल करने आते हैं। तो पहले जो आपके जो रूलर्स रूल करने आते हैं वो आते हैं इंडो ग्रीक, हमने बात की थी इस बारे में। नेक्स्ट आते हैं आपके शाखा, जिनको सीथियंस भी कहते हैं। तो यही जो शाखा रूलर है, तो ये इनके जो डिसेंडेंट थे, इन्होंने भी गुप्ता एम्पायर को मतलब अपने आप को सौंप दिया था, आप कह सकते हो, उनके अंडर ही वो काम करते थे। फिर आपके प्रतिहांस आते थे शाखा के बाद, और जो लास्ट आएंगे वो आएंगे खुशाना। तो हमने खुशान के बारे में बात किया था, जिसमें कि कनिष्क बहुत ही महान रूलर कहलाते हैं खुशान डायनेस्टी के। और जो वो रूलर्स थे कनिष्क, जो कनिष्क में ही 4th बुद्धिस्ट काउंसिल, आपका शायद 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल कनिष्क के टाइम में हुआ था, आप एक बार चेक कर लेना इसको। और आपका जो कनिष्क थे, कनिष्क को 2nd अशोका भी कहा जाता है, तो इस बारे में हमने बात की थी। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आपका, आप देखो ये जो है, ये जो कॉइन्स हैं, ये कॉइन्स में इस तरह दर्शाया गया कि वीणा चलाते हुए आपका जो समुद्रगुप्त हैं वो वीणा प्ले कर रहे हैं। फिर कुछ कॉइन्स में कुछ और चीज़ें दिखाई गई है। तो ये सब कॉइन्स भी दर्शाते हैं कि किंग क्या क्या काम किया करते थे, उनके अंदर क्या क्या क्वालिटी थी। क्योंकि वो लोग जो भी काम करते थे वो क्या करते थे, अपना सिक्कों में गढ़वा दिया करते थे, बेसिकली कार्विंग करा दिया करते थे। तो हमें सिक्कों से पता चलता है उनकी क्वालिटी के बारे में। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जीनोलॉजीज़ के बारे में। अगर आप जीनोलॉजीज़ की बात करो तो बहुत सारे ऐसे प्रशस्ति हैं जो हमें ये बताते हैं कि कौन से उनके एंसेस्टर थे, एक के बाद एक क्या आए, एक रूलर के बाद दूसरे रूलर कौन से आए। तो उसमें बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शन है हमें ये बताते हैं कि मतलब बेसिकली कि कौन किसका एंसेस्टर था, किसके बाद कौन सा रूलर आया, समुद्रगुप्त के बाद कौन सा रूलर आया, समुद्रगुप्त के फिर उनके बाद कौन सा रूलर आया। तो इस तरह से उसमें लिखा हुआ है। तो एक हमें मेंशन मिलता है समुद्रगुप्त के बारे में कि समुद्रगुप्त का ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में पता चलता है, ग्रैंडफादर के बारे में पता चलता है, फादर और मदर के बारे में पता चलता है। तो उससे हमें पता लगता है जो ये समुद्रगुप्त थे, उनकी जो माता का नाम था वो कुमार देवी था, जो कि लिच्छवीगंज से बिलोंग करती थी। और उनके माता का नाम था, उनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त, एंड वो द फर्स्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। और गुप्ता डायनेस्टी के पहले रूलर थे जिन्होंने अडॉप्ट किया था एक ग्रैंड टाइटल महाराज अधिराज।
अ टाइटल दैट समुद्रगुप्ता ऑल्सो यूज, और उसके बाद समुद्रगुप्त ने भी इसके टाइटल का इस्तेमाल किया। मतलब पहले चंद्रगुप्त आए, चंद्रगुप्त ने शादी किया कुमार देवी से, जो लिच्छवीगण की प्रिंसेस थी। फिर चंद्रगुप्त ने पहली बार जो टाइटल जो गेन किया, ग्रैंड टाइटल, जो अभी तक हमें किसी रूलर ने नहीं अपनाया था, वो था महाराजा धीराज। और उसके बाद समुद्रगुप्त ने भी उस टाइटल का इस्तेमाल किया। तो चंद्रगुप्त के बाद आए आपके समुद्रगुप्त। फिर हमें जो है द ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आई मेंशन सिंपली महाराजा, जो इसके ये आपके ग्रैंडफादर थे और ग्रैंडफादर की अगर बात करें तो उन्होंने सिंपली बस महाराजा टाइटल को बस अपनाया था। तो इन सब से हमें ये पता लगता है कि ग्रेजुअली क्या है, फैमिली का इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। फैमिली जो है वो मतलब आगे बढ़ रही है। मतलब पहले सिर्फ महाराजा, फिर महाराज अधिराज की टाइटल ले लिया इन लोगों ने। तो समुद्रगुप्ता टर्न फिगर्स इनटू जीनोलॉजीज लिस्ट ऑफ एंसेस्टर ऑफ लेटर रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी सच एज चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त जब 2 आएंगे तो उन्होंने भी काफ़ी सारे टाइटल्स अडॉप्ट किया था, तो उसके बारे में हम देखेंगे अपने लेक्चर्स में। फिर हम नेक्स्ट की बात करें तो ये वी नो डेट चंद्रगुप्त 2 फ्रॉम इंस्क्रिप्शन एंड क्वाइन। तो क्वाइन से हमें पता लगता है चंद्रगुप्त 2 के बारे में कि चंद्रगुप्त 2 क्या क्या किया करते थे। और फिर जो इन्होंने क्या किया था, एक्सपीडिशन किया था, मतलब हमला किया था, मतलब हमला किए थे इन्होंने वेस्टर्न साइड में, वेर ही ओवरकम द शाखा। तो शाखा रूलर को इन्होंने हटाया था। जब हमने बात किया समुद्रगुप्त की, तो शाखा क्या थे, शाखा के जो एंसेस्टर थे, जो भी शाखा के जो डिसिडेंट थे, वो क्या करते थे, गुप्ता एम्पायर को, जो समुद्रगुप्त थे उनके पास ट्रिब्यूट पे करते थे, कोर्ट में हाजिरी लगाते थे और आना जाना उनका लगा रहता था, ताकि वो उनको उन पे ओवर पावर ना करे, उन पे हमला ना करे। लेकिन चंद्रगुप्त 2 जब आते हैं, समुद्रगुप्त के बाद आएंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट, और चंद्रगुप्त फर्स्ट के जो बेटे होंगे वो चंद्रगुप्त द्वितीय होंगे। तो इन्होंने क्या किया था, शाखा पे क्या किया था, रूल किया था, शाखा पे हमला किया था। और उनके इंस्क्रिप्शन से भी ऐसा पता लगता है कि जो उनकी कोर्ट था वो फुल ऑफ बहुत सारे लर्न पीपल से था। लर्न पीपल बोले तो कि समझदार लोग उनके कोर्ट में भरे पड़े थे। गाइज इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप गाइज आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसी चैनल पे अभी हम वनडे एग्जाम के लिए क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, एक ही क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं। तो आप वहाँ जाके सारे क्वेश्चंस को देख सकते हो, आप वो भी ज़रूर देखें। और अगर आप कुछ ऐड ऑन कराना चाहते हो तो आप बता सकते हो। अभी मैं प्लान कर रही हूँ कि आपका 3 डेज़ हम हिस्ट्री कर दें और 3 डेज़ आपका पॉलिटी पढ़ा दें, लक्ष्मीकांत बेसिकली यहाँ पे डिस्कस कर लें हम। तो आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है कि 3 क्लास से ये 3 दिन हम हिस्ट्री और 3 दिन पॉलिटी डिस्कस करें? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप क्या सोचते हो, आपका क्या सजेशन है। थैंक यू सो मच गाइज।